नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के जो रूरल डेवलपमेंट एवं एनआरएलएम से संबंधित जो योजनाएं और वीडियो लेके आ रहे हैं उससे संबंधित हम थोड़ी सी एक परिचर्चा करेंगे विषय संबंधित। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस वो कैसे हो रहा है और क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। और जब कोई भी सिलेबस जो होता है इसके हिडन जो पार्ट होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि अभी तक के हमारा जो पार्ट था वो क्या था कि एक एनआरएलएम का प्रोजेक्ट लेके आए थे और एक हम लोग लेके आए थे रूरल डेवलपमेंट से संबंधित योजनाओं को। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, 30 नंबर का वो पार्ट है और हमारा जो एनआरएलएम है वो 30 नंबर का पार्ट है। उसमें हमें क्या करना है कि उसमें हमें जो सेक्शन वाइज मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या इससे संबंधित और भी हम लोग बात करें जैसे कि हम देखेंगे कि खनिज संबंधित हो गया, स्वास्थ्य संबंधित हो गया, ठीक है, और जाएंगे तो समाज कल्याण विभाग की योजना हो गया। ये सारे योजनाओं को आपको क्या करना है, पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे के अपडेटेड आंकड़ों के साथ। ठीक है, प्रावधान सहित। तो वो सेक्शंस को हमने क्या किए थे, स्टार्ट किए थे बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद ये लगा कि मेन जो सिलेबस है जो और आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सबके पास रहता है। ठीक है, बस उसे फिल्टर करने की भी आवश्यकता होती है। तो जो सेक्शंस कहीं नहीं मिलता है हम उसको पहले करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका कवर हो सके। ठीक, अब इस सेक्शन से हमने एनआरएलएम जब चालू किया था तो हमारा जो पहला इकाई है वो है भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका। ये जो सेक्शन था अभी होल्ड किया गया, इसको नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर है तो पूरा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। कृषि के विकास क्या होता है, ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ेंगे हमें, कृषि का विकास क्या होता है, कृषि के प्रकार क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से कृषि को कौन कौन से बोलते हैं, इसमें संबंधित नीतियाँ कौन कौन सी आई थी, 2 नीतियाँ जो आई हुई है। ठीक है, इससे संबंधित आंकड़े जो हो जाएगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का, वो सारे आंकड़े हो जाएगा। इससे संबंधित योजना हो जाएगा और इससे संबंधित संस्थान हो जाएंगे। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका देखना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका में ये देखेंगे कि जो सड़क है, विद्युत है, सिंचाई है, कृषि, इन सब में हमारा रूरल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है वो है एनआरएलएम। एनआरएलएम को हमने ग्रामीण जयंती स्वरोजगार योजना से शुरुआत करके इसको एनआरएलएम को पूरा 2 वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, और आगे देखिए हमने देखा आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका कितनी है। तो ग्रामोद्योग के बारे में भी जाना हमने कि उसके संस्थागत निर्माण कैसे है, एक इंडियन लेवल पे, एक छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, और उसके आंकड़े भी हमने देख लिए। इकाई 4 हो गया संस्थागत विकास स्वयं सहायता समूह, और इसके अंतर्गत हमने 2 वीडियो और लेके आए हुए हैं जो एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बताता है। ठीक है, सारे आंकड़े आपको संबंधित मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो ये भी चीज़ है। इसके बाद आपका जो आंकड़े इकाई 5 सहकारिता एवं बैंकिंग व्यवस्था है। ठीक है, ये सारा चीज़ें हम देख रहे हैं। ओके, और हम देखते हैं कि सहकारिता से संबंधित क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। एक बार आपको और रिकॉल दिलाने के लिए आपको मैं एक बार और सिलेबस आपको बता दूं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सहकारिता की परिभाषा पढ़ना है, सहकारिता का विकास क्रम, संविधान, कार्य एवं सिद्धांत, ऋण आवंटन, ठीक है, संबंधित योजनाएं, संबंधित संस्थाएं और नाफेड, ट्राइफेड एंड मार्कफेड। इतने सारे सेक्शंस को हमें क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सहकारिता की परिभाषा क्या होता है। सहकारिता एक्चुअली इसका डायरेक्ट प्री में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस लिख रहा है या फिर कल में किसी को बताना होगा आपको कि सहकारिता है क्या, तो सहकारिता का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना मतलब क्या होगा, जरूरतमंद व्यक्तियों का संगठित समूह जो अपनी संबंधित समस्याओं का, देखो खुद जिन लोग को जरूरत होगा वही, जिसको जरूरत होगा वो शामिल नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, संगठित करेंगे और अपनी संबंधित समस्या, अपने ही समस्याओं को, ठीक है, समाधान पर लेके एक विशेष दिशा में सहयोग के साथ, ठीक है, सहयोग के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एकदम बेसिक एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट जैसे कि क्या हुआ कि कमरदा के एरिया पे बहुत दिनों से गन्ना का उत्पादन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी का पहले से था, ठीक, अच्छा था, तो गन्ना उत्पादन हो रहा था। लेकिन गन्ने का जो क्या हो रहा था कि उसकी खपत नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ फैक्ट्री बने हुए थे जो क्या करते थे, वहाँ के बिचौलिए लोग कम रेटों पे गन्ना को खरीदते थे और उसमें ज़्यादा मुनाफा पाते थे। फिर क्या हुआ, ऐसे किसानों का एक संगठन हुआ और उन सभी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने जो गन्ने बेचेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर मिला के क्या करेंगे, सरकार को देंगे और सरकार क्या करेंगे, हमारे लिए फैक्ट्री खोलेगी। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि सबकी समस्याएं थी एक बात, दूसरा जरूरतमंद ही आए थे, बाकी लोग नहीं आए थे। जैसे धान के किसान आए क्या, उसमें नहीं आए। तीसरी बात क्या हो जाएगा कि तीसरी बात सहयोग की जरूरत था। क्यों, क्योंकि एक काम करेंगे, इस साल गन्ना सपोज दैट हम 1 लाख का बेचते हैं तो उसके अगर 5% को पैसा सरकार रखती है अपने तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो देगी। और वो जो कंपनी खुल रही थी, जो शक्कर कारखाना खुल रहा था, उसमें सभी किसानों के क्या है, शेयर है। ठीक है, इस बातों को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ सहकारिता कैसे काम करते हैं। हमारी ज़रूरत है, हमारे सहयोग है और सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, हम अपनी पूंजी लगा के उसको ऑपरेशन लेवल पे लाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सहकारिता।
ओके, अब हम बात करते हैं कि सहकारिता क्या अचानक से आया, क्या ये इससे पहले कोई स्कीम लेके आया था। तो सहकारिता का जो पहला रूप देखने को आपको मिलेगा, इसका हम पढ़ेंगे विकास क्रम। ठीक है, अब विकास क्रम में हमें देखना है सबसे पहले 1904 लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1904 लॉर्ड कर्जन। उस समय क्या था कि लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे सेक्शंस पे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन किए थे, जैसे कि हो गया सहकारिता विभाग, जैसे कि हो गया संरक्षण विभाग, जैसे कि हो गया शिक्षा संबंधी सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार हो गया, सिंचाई आयोग हो गया, पुलिस सुधार हो गया। हर सेक्शन पे उन्हें कहीं ना कहीं कुछ कुछ काम किए थे। ठीक है, तो उसी सेक्शन में से एक हमारा जो आया था वो क्या था, सहकारिता संबंधित। ओके, सहकारिता संबंधित अधिनियम आया 1904 को, लॉर्ड कर्जन के द्वारा निकाला गया था। आगे हम देखते हैं कि सहकारिता का शताब्दी वर्ष मनाया गया 2004 में, क्योंकि ये 100 साल का हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1970 के श्वेत क्रांति की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिला वो कब देखने को मिला, 1970 में, जब भारत में क्या हो रहा था, हरित क्रांति आ चुका था, लेकिन दूध की मारामारी थी ना, यहाँ से कुपोषण हो गया, भूखमरी हो गया। ओके, या हमारा क्या हो गया कि दूध उत्पादक जो हमारे किसान थे उनको रेट सही से नहीं मिल रहा था। ये सारी समस्याओं को जड़ के रूप में क्या हुआ, एक एनडीडीबी का गठन हुआ। एनडीडीबी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड। ठीक है, अब ये क्या किया, इन्होंने क्या किया कि जो पंजाब के करनाल इलाके के आसपास में, करनाल ना ये प्लेस आपको याद रखना है, करनाल, यहाँ पे क्या हुआ, सारे किसानों का एक संगठन हुआ। सब अपने अपने क्या किए कि जितना दूध उत्पादन था उनको पहले रिपोर्ट किए कि हमारे पास इतना दूध निकल सकता है यहाँ से करके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ से मिल्क का जो प्रोडक्शन था वहाँ पे चालू हुआ, फिल्टर चालू हुआ, और वहाँ से अमूल ब्रांड की शुरुआत हुई। ठीक है, आनंद से होते आनंद सानंद करके। ओके, करनाल नहीं होगा, आनंद सानंद होगा जहाँ तक है। हाँ, ओके, करनाल में भी है इसका दूर रिसर्च सेंटर। ठीक है, और आनंद में, दोनों जगह है। आनंद का अमूल पे है और करनाल का क्या हुआ, एनडीडीबी का कार्यालय था। ओके, तो क्या हुआ कि यहीं से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुआ, सारी चीज़ें निकल के आई, यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ा, उसका प्रोसेसिंग हुआ। ठीक है, वहाँ पैकेट के रूप में क्या हुआ, पूरे इंडिया में सप्लाई होना चालू हुआ। ये सफल उदाहरण माना जाता है श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति मतलब दूध की क्रांति। ठीक है, इसमें एक बंदे का नाम और याद रखेंगे आपको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था श्वेत क्रांति को भारत में इंप्लीमेंट करने में। ठीक, अब वर्तमान में अब देखते हैं हम लोग, ये तो ठीक है, बाद में फिर बहुत सारा सेक्शंस पे चलेगा, डेयरी पे चलेगा, अलग अलग सहकारिता पे चलेगा, हथकरघा पे चलेगा, बहुत सारे सेक्शंस पे सहकारिता चल रही है। अभी हम देखते हैं, अगर संवैधानिक इसका विकास क्रम की बात करें तो इसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट जो आता है वो आता है 97 अमेंडमेंट 2012 पे, जब हमने क्या किया कि भाग 9 संविधान के भाग 9 पे, जहाँ पे आपका स्थानीय स्वशासन है, पंचायत एवं नगरीय निकाय। पंचायत एवं नगरीय निकाय मतलब 9 बोलेंगे तो पंचायत हो जाएगा, और 9 का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नगरीय निकाय हो जाएगा। तो यहाँ लोकल बॉडी में हमने एक चीज़ और जोड़ दिया, 9B। ठीक है, 9B के तहत हमने एक आर्टिकल जोड़ा 243ZH, याद रखना है 243ZH, और इसके तहत हमने सहकारिता को भी संविधान में जगह दिया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें, जैसे कि इसके तहत हमने क्या किया, सहकारिता को स्वायत्तम संवैधानिक दर्जा मिला गया, किसके तहत, 97 अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और देखेंगे भाग 3 देखते हैं। भाग 3 के जो मूल अधिकार हैं उसमें 91C, ठीक है, 91C क्या बोलता है आपका, कि संघ बनाने की आपको आज़ादी होगी। संघ बनाने की आज़ादी होगा, उसमें हमने नया शब्द और जोड़ दिया कि सहकारी समिति बनाने की भी आपको आज़ादी होगी। और इसी के तहत ही क्या होता है कि हर सेक्शंस में, छत्तीसगढ़ में खुद 2805 के आसपास सहकारिता समिति हैं। तो ये सहकारिता समिति बनाने की इजाज़त कौन देता है हमें संविधान में, 19(1)C देता है। ठीक है, अब आता है भाग 4। भाग 4 में कौन सा पार्ट है, DPSP है। DPSP मतलब क्या होता है, हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें 43B चलेंगे। 43B क्या बोलता है कि राज्य को सहकारिता समिति की स्वैच्छिक स्थापना करने की आज़ादी दी जाती है, कि कोशिश करना चाहिए कि राज्य में ऐसी सहकारिता समिति स्थापित हो जिसमें क्या होगा, लोकतांत्रिक नियंत्रण रहेगा, स्वायत्त कामकाज रहेगा और व्यावसायिक प्रबंधन हो। ठीक है, ये सारा सेक्शंस काम हो रहा है। वर्तमान स्वरूप में देखे जाए तो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक सहकारिता मंत्रालय का गठन भी कर लिया गया पिछले वर्ष, जिसके जो मंत्रालय वो किसके पास है, श्री अमित शाह जी के पास है, सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सेशन क्या हो गया हमारा, भारत में सहकारिता का विकास क्रम। ठीक, अब हमारा जो आता है वो आता है कृषि एवं सहकारिता। मतलब हम इसके देखेंगे कार्य क्या क्या है। कार्य तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, सेक्शन बस बताएंगे, उसके कार्य अभी नहीं बताएंगे। जैसे कि कृषि एवं सहकारिता 1, साख सहकारिता 2 मतलब ऋण आवंटन करेंगे, तीसरा उद्योगों एवं सहकारिता उद्योगों के लिए, और चौथा उपभोक्ता सहकारिता।
कृषि एवं सहकारिता मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी होता है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, दवाई हो गया, ठीक है, ऋण हो गया, सारा चीज़ आपका क्या करता है, सहकारिता के अंदर काम किया जाता है। जितने भी समस्या होगा, समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आता है साख सहकारिता, आपको याद रखना है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऋण सहकारिता डिपार्टमेंट को ही मिला जा रहा है। 27% के आसपास जितना भी ऋण आवंटन होता है उसमें 27% हम कोशिश करते हैं कि सहकारिता डिपार्टमेंट में ही दिया जाए। ठीक है, साहूकारों से क्या होगा, इससे मुक्ति होगा। तीसरा, उद्योगों एवं सहकारिता, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, अपने को ये बात बोले हैं, लघु एवं ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग की स्थापना होगा, उसके लिए ऋण आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और ऋण आवंटन में हम MSME उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक, अब आगे आता है हमारा, ये आता है उपभोक्ता सहकारिता, और उपभोक्ता सहकारिता में हम कोशिश करते हैं जैसे कि पापड़ हो गया, अचार हो गया, लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से इससे क्या हो, उपभोक्ता को फायदा हो और सामान का जो रेट बाहर से जो हम मंगाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो लग जाता है, इस वजह से ज़्यादा महंगा पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं आसान मिले। इस वजह से सहकारिता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बहुत सारे काम है लेकिन हम यही बस पढ़ रहे हैं, कृषि सहकारिता, साख सहकारिता, उद्योग सहकारिता और उपभोक्ता सहकारिता। ठीक, अब इसके कुछ सिद्धांत देख लेते हैं, आधारभूत सिद्धांत की बात करते हैं कि क्या क्या सिद्धांत इसमें दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसके पहले जो सिद्धांत है वो है समानता। ठीक है, सहकारिता में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है कि सभी समान माना जाए। ओके, दूसरा होता है निस्वार्थता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, समूह के स्वार्थ के लिए कार्य करना है। ठीक है, ग्रुप के जो हित के लिए काम करना है। ऐच्छिक सदस्यता होगा, जबरदस्ती किसी को सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अगर आपको जरूरत है उस प्रोडक्ट का, आपको जरूरत है उस समस्या का निदान के लिए, तभी आपको सदस्य बनाया जाएगा, तो इसे बोलेंगे ऐच्छिक सदस्यता। ठीक, चौथा पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे को क्या करना है, आपको सपोर्ट करके चलना है। ठीक है, और आर्थिक आवश्यकता हेतु संतुष्टि, अगर आपको आर्थिक आवश्यकता की आवश्यकता है तो वही सारे क्या करेंगे, ऋण को जमा करते हैं। स्वयं सहायता समूह भी क्या है, एक टाइप का क्या है, सहकारिता है, अपने अपने पैसे को जमा करते हैं, जिसको जरूरत है उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये होगा आर्थिक आवश्यकता हेतु संतुष्टि। इसके जाते हैं लोकतंत्री आधार। लोकतंत्री आधार देखेंगे इसके अंतर्गत कि सारा का सारा जो भी डिसीजन होता है क्या होता है, सभी से पूछ के किया जाता है। सभी से क्या किया जाता है, पूछ के किया जाता है। ओके, एक होता है मितव्ययता। मितव्ययता मतलब खर्च को कम करना है। खर्च को कम करना है तो क्या करेंगे, लोकल चीज़ों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है मितव्ययता। और सीमित क्षेत्र, जनरली देखा गया है कि जो सहकारिता है उसका सीमित क्षेत्र ही होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, और एक क्या होना चाहिए, आप में सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। ये कुछ सिद्धांत है, आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट के रूप में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल जरूरी है। आधारभूत सिद्धांत, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट करिएगा इसको, इसी आधार पर लिखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सा, अल्पकालिक ऋण संरचना। हम देखते हैं इसके ऋण संरचना के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो आंकड़े लिए गए हैं, मैंने इकोनॉमिक सर्वे से आंकड़े से लिया हुआ है। इसमें कुछ अमेंडमेंट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं अमेंडमेंट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे हम लोग। ओके, देखिए क्या होता है, ऋण जो होता है वो होता है 4 प्रकार के ऋण होता है। एक होता है सूक्ष्मकालिक ऋण, एक होता है अल्पकालिक ऋण, एक होता है मध्यकालिक ऋण, और एक क्या होता है, दीर्घकालिक ऋण होता है। ऋणों के समय के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो समय कैसा होगा, अगर किसी बैंक के द्वारा, सहकारी बैंक हो गया या तो प्राइवेट बैंक हो गया, एक दिन के लिए, एक दिन मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे के लिए आपको ऋण दिया जाता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए आपको ऋण दिया जाता है, तो आप क्या समझेंगे उसे, हम बोलेंगे सूक्ष्मकालिक ऋण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूक्ष्मकालिक ऋण बोलेंगे। अल्पकालिक ऋण क्या होगा, जो जनरली 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक के, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 वर्ष रहेगा इसका। ठीक है, 1 से 1.5 वर्ष तक के अगर ऋण दिया जाता है उसे हम अल्पकालिक ऋण कहते हैं। अभी जो जब से आया था, तो जैसे कि हमारा क्या हुआ था पिछले वर्ष, जो लास्ट 4 साल पहले ऋण माफी योजना हुआ था। ऋण माफी योजना में सबसे पहले जो ऋण माफ हुआ था इसी का हुआ था, अल्पकालिक कृषि ऋण का, जो क्या हुआ था, साख समिति मतलब जो बैंक थे, आरआरबीज बैंक थे, उससे लिया गया था। ठीक है, उसके रहता है हमारा मध्यकालिक ऋण होता है, जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के रहता है, और दीर्घकालिक ऋण होता है 5 वर्ष से अधिक के लिए, जैसे कि आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई उद्योग लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए ले जाता है। तो ये हो गया हमारा 4 टाइप। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में ऋण इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है आपका कुछ सेक्शन पे। देखिए, अल्पकालिक कृषि ऋण हो जाएगा, एक गौ पालन के लिए हो जाएगा, एक पशुपालन के लिए हो जाएगा, एक मत्स्य पालन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसमें उद्यानिकी वाला और छोटा है, उसमें होगा तो और बता देंगे। तो अल्पकालिक कृषि ऋण की बात करें तो ये जो होता है 5 लाख से अधिक तक की मिल जाता है आपको। कितना मिल सकता है, 5 लाख से अधिक तक की मिल सकता है। ठीक है, 5 लाख से अधिक मतलब 5 लाख तक के आप लोन लेंगे तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। कब से देना पड़ रहा है, तो ये आपको जो है सुविधा दी गई है 1 अप्रैल 2014 से। 1 अप्रैल 2014 के बाद से हमेशा छत्तीसगढ़ में जो कृषि ऋण मिलता है वो 0% पे मिलता है। कौन सा, अल्पकालिक कृषि ऋण। प्राइवेट बैंक से नहीं मिलता ना, प्राइवेट बैंक से इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है।
6% के आसपास है। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं तो 1%। ये भी ज़्यादा रेट नहीं मिलता, आपको पता होगा। जनरली 1 एकड़ में 20,000 तक मैक्सिमम मिलता है। कितना मिलता है? 1 एकड़ में 20,000। 1 एकड़ में 20,000 तक मिलता है। आपको शुरू में शेयर जमा करना पड़ता है 20,000 तक के। ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है आपका। ठीक, इसको आपको 1 साल के अंदर पटाना पड़ता है। या तो क्या होता है कि कई लोग शुरू में धान के लिए पैसा निकाल लेते हैं, खातू वातू भी खाद वाद लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब धान की बेचते हैं तो उसी समय उसको काट लिया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है गौ पालन के लिए लेंगे 2 लाख तक का लोन लेंगे तो 1% इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन 2 से 3 लाख कर देंगे तो आपको 3% इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। 2 से 1%, 2 से 3 तक के 3% देना पड़ेगा। ठीक है। पशुपालन की बात करें 1 लाख तक की बात करेंगे तो 1%, और 1 से 3 लाख तक बात करें तो 3% इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख तक 1%, 1 से 3 से 3%। इसके साथ मत्स्य पालन में 1 लाख पे 1% है और 3 लाख पे 3%, ये भी वैसे ही है। तो पशुपालन मत्स्य पालन दोनों एक ही है, बस गौ पालन में 2 से 3 लाख है। ठीक है, ये याद रखना है। ओके। कृषि को ब्याज मुक्त ऋण जो था प्राथमिक मतलब राज्य में प्राथमिक साख समिति के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2014, याद रखेंगे गट्टी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4/2014 यहाँ से क्या हुआ, ब्याज मुक्त ऋण अल्पकालिक ऋण मिलना चालू हो रहा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल सेक्शन। अभी 2058 के आसपास कृषि साख समिति है, और भी बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे पार्ट 2 के रूप में। ओके, ठीक है। आपको हमें कैसा वीडियो लग रहा है, क्या क्या और सजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए, क्योंकि सारा सेक्शन सारे नॉलेज आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।